आज मैं भूदान आंदोलन कैसे शुरू हुआ ये बताने जा रहा हूँ। लेकिन कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे क्यों शुरू हुआ, ये बताना भी ज़रूरी है कि आखिर इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। केवल भूमिवानों से ज़मीन मांगकर भूमिहीनों में बांट देना था, भूमिहीनों को थोड़ी थोड़ी ज़मीन दे देनी थी, यही मकसद था या मकसद कुछ और था। तो क्यों ये भूदान आंदोलन शुरू हुआ ये जानना भी ज़रूरी है, तब हम सही तरीके से भूदान आंदोलन का मूल्यांकन कर सकेंगे। आज़ादी के बाद जब महात्मा गांधी की हत्या हो गई तो महात्मा गांधी के इर्द गिर्द जो लोग थे वो सोचने लगे कि अब हम क्या करें। पहले तो गांधी जी का मार्गदर्शन था, उनका विराट व्यक्तित्व था, अब वो नहीं है तो हम चुप तो बैठ नहीं सकते हैं। तब हम क्या करें, ये सबों के दिमाग में सोच चली। ये लोग साथ ही मिलकर बैठे और मिल कर के कुछ बातें सोची, अलग अलग भी सोचते रहे। तो विनोबा जी ने, जिनको महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा जाता है, उन्होंने ये विशेष रूप से महसूस किया कि हमारी जिम्मेदारी है कि गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई अहिंसा की ताकत से, तो देश चलेगा भी अहिंसा की ताकत से। यह कैसे हो, क्योंकि आज़ादी तो मिल गई लेकिन उसके बाद जो देश चलना है, तो उस वक्त जो माहौल था वो तो हिंसा का माहौल था, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। ठीक है कि गांधी जी की हत्या के कारण एक सन्नाटा छा गया, दंगे बंद हो गए, लेकिन उसको शांति हो गई ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ऐसा नहीं माना जा सकता था। विनोबा जी को भी ये लगता था कि भाई ये शांति महात्मा गांधी की हत्या के प्रभाव से है, लेकिन इसको रियल बनाना, इसको वास्तविक बनाना, इसको स्थायी रूप देना ये बहुत ज़रूरी है। उसी समय हमारे देश में एक कोने में आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है तेलंगाना। तेलंगाना क्षेत्र में कम्युनिस्टों ने भूमिहीनों को ऑर्गेनाइज़ किया, उनको संगठित किया, और वहाँ जो ज़मींदार थे, बड़े ज़मीन वाले काफ़ी संख्या में थे, उनमें और वर्ग संघर्ष के नाम पर जो भूमिहीन थे उनमें दोनों में संघर्ष शुरू हुआ और खूनी संघर्ष शुरू हुआ। कम्युनिस्टों को तो हिंसा से परहेज़ था नहीं, और वो मानते भी थे कि ये जो बदमाश ज़मींदार हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं और ये भूमिहीन हैं, उन पर अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, तो जब तक कि इनका मुकाबला भूमिहीन नहीं करेंगे संगठित होकर, और चाहे हिंसा से हो लेकिन मुकाबला करना होगा, तो उनको हथियार बंद किया, हथियारों से लैस किया और एक संघर्ष शुरू हुआ। तो वहाँ मारकाट चल रही थी, खून बह रहे थे, ज़मींदार मारे जा रहे थे। तो उन्होंने भी अपनी सेना संगठित की, गरीबों को ही संगठित करके अपनी सेना बनाई। तो ज़मींदारों की सेना वो भी गरीबों की, और कम्युनिस्टों ने जिनको संगठित किया अपना न्याय हासिल करने के लिए, वो भी गरीब। इन दोनों में संघर्ष चलता था, खून खराबा होता था। तो विनोबा जी को जब ये पता चला तो उन्होंने रिफ्यूजी कैंप्स में जो शांति का काम कर रहे थे उसको छोड़ दिया। कहा कि इसमें हमको राम नज़र नहीं आता है, नहीं उनका वाक्य था, इसमें राम नज़र नहीं आता है। तो कहाँ नज़र आता है, तो उसी की खोज में वो तेलंगाना के उस हिंसाग्रस्त क्षेत्र में पहुँचे। इस बीच में कई और सीढ़ियाँ रही हैं, उनको मैं छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन जब वहाँ पहुँचे और सीधा संवाद उन्होंने मज़दूरों के साथ और गाँव वालों के साथ शुरू किया। तो गांव के साथ जब आप संवाद शुरू करते हैं तो उसमें भूमिहीन भी हैं, भूमिवान भी हैं, ज़मींदार भी हैं और शोषित भी हैं, तो सब एक जगह बैठे। तो कई गांवों में उन्होंने सभा की, और लेकिन एक गांव था पोचमपल्ली। उस गांव में जब उन्होंने पूछा कि भाई ये हिंसा कैसे समाप्त होगी, तो भूमिहीनों की तरफ से कहा गया कि हम लोगों को अगर 80 एकड़ ज़मीन मिल जाए तो हम लोगों के लिए वो पर्याप्त होगा, हम लोग आपस में बांट लेंगे, और फिर हम लोग के पास भी ज़मीन होगी, उसमें हम लोग पैदा करके अपना जीवन निर्वाह करेंगे, और तब हमारी निर्भरता ज़मींदारों पर नहीं रहेगी। अभी तो हम बिल्कुल भूमिहीन हैं। तो विनोबा जी ने ज़मींदारों की से कहा कि भाई आप लोगों के पास इतनी ज़मीन है, 80 एकड़ आप लोगों में से कोई दे सकता है, या सब लोग मिल कर दे सकते हैं, कि भूमिहीनों की ये मांग है और तब ये हिंसा बंद हो जाएगी। तो एक ज़मींदार खड़ा हुआ
और चूँकि वो इतिहास की बात है इसलिए उसका नाम भी दर्ज हुआ, रामचंद्र रेड्डी। उसने कहा कि मैं 101 एकड़ ज़मीन दान में देता हूँ। तो 80 एकड़ ज़मीन मांगी गई, 101 एकड़ ज़मीन उसने दान में दिया। तो विनोबा जी को लगा कि अरे ये तो एक अजीब डायनामिक्स है हमारे समाज का, कि ज़मीन जिसके लिए भाई भाई मर जाते हैं एक दूसरे को काट के, वो दान में भी दे सकता है गांव का ज़मींदार, और वो भूमिहीनों के लिए दे सकता है, उन्हीं भूमिहीनों के लिए जिसका वो शोषण करता है। तो इसमें से शायद अहिंसा की कोई धारा बहे। तो ये चीज़ उनकी पकड़ में आई और वहाँ से वो भूदान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ये 18 अप्रैल 1951 का दिन था। तो वहाँ से उन्होंने पदयात्रा शुरू की, जगह जगह भूदान में ज़मीन मांगते हुए, और कहीं कम कहीं ज़्यादा उनको रिस्पांस भी मिलता रहा। तो इस तरह से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन उद्देश्य इसका ये था कि हम देश को अहिंसा से कैसे चलाएंगे, वो क्या तरीका होगा। कानून से तो चल जाएगा, लेकिन कानून के पीछे भी एक हिंसा है। तो कानून की हिंसा से भी अलग हटकर लोगों की ताकत से, लोगों के सहयोग से समाज कैसे चलेगा, इसकी एक खोज, उसमें से भूदान आंदोलन का जन्म हुआ। और फिर विनोबा जी पदयात्रा करते हुए बिहार पहुँचे। बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर एक कर्मनाशा नदी है, उसको पार करके वो बिहार में आए। तो बिहार में उस वक्त कानूनन ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था और सीलिंग एक्ट लागू कर दिया गया था। तो वहाँ के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। उन्होंने कहा कि बाबा, उनको लोग बाबा कहते थे विनोबा जी को, कि यहाँ भूदान के आंदोलन की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो कानून ऐसा बना दिया है और सीलिंग एक्ट लगा दिया है कि लोगों को ज़मीन देनी ही है, और वो ज़मीन लेके हम भूमिहीनों में बांटने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ भूदान की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ रहिए, ज़रूर हमारे अतिथि के रूप में रहिए, लेकिन आप पैदल यात्रा गांव-गांव कीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं रही। तो विनोबा जी ने कहा कि देखो, तुम्हारा जो सीलिंग है वो तुम्हारा काम है लेवी का, तुमने ज़मीन पर लेवी लगाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग देवी सीखें। मेरा काम देवी का है, यानी देना सीखें। हमारे पास जो है थोड़ा है, ज़्यादा है, कम है, लेकिन सारा हमारा है, हमसे ही चिपका रहे। ये वृत्ति छोड़ें, लालच छोड़ें और देने की आदत लगाएं, दान देने की। तो इसलिए ये जो भूदान का काम है ये ज़्यादा बड़ा काम है, लेवी का नहीं है, देवी का काम है। और इसलिए मैं तो यहाँ बिहार में आकर और ज़ोरदार तरीके से इस काम को करूँगा। तो विनोबा जी ने एक मेहनत से और उनके ग्राम ग्राम जा कर के यात्रा करने से वो काम आगे बढ़ा। तो जयप्रकाश जी का भी ध्यान इस तरफ गया कि अरे विनोबा जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना लोग रिस्पांस दे रहे हैं, तो उसमें ज़रूर कोई दम होगा। और फिर एक जगह ये भी हुआ कि गांव वाले ज़मीन न दे करके पूरा गांव ही उन लोगों ने दान कर दिया। पूरा गांव दान करने का मतलब कि गांव की मिल्कियत व्यक्तिगत नहीं रहेगी, पूरी ज़मीन है, दूसरी संपत्ति है, वो सब गांव की हो जाएगी। और गांव वाले मिल करके इस संपत्ति का बंटवारा करेंगे, इस संपत्ति से कैसे और ज़्यादा समृद्धि लाई जाए इसकी कोशिश करेंगे, योजना बनाएंगे। तो सारा गांव एक होकर के अपनी संपत्ति को आगे बढ़ाएगा। इसको विनोबा जी ने ग्रामदान नाम दिया कि ठीक है, भूदान चलता था, लेकिन ये तो उससे भी बड़ी चीज़ हो गई ग्रामदान। क्योंकि भूदान में ज़मीन तो मिल गई, मान लीजिए भूमिहीनों को आपने बांट दिया, भूमिहीन उस ज़मीन का क्या करेंगे, उनके पास न साधन है, न उतनी बुद्धि है कि चूँकि पुष्ट दर पुष्ट उन्होंने कभी खेती की नहीं और उपज को कभी संभाला नहीं, तो ये सब उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको सहायता देनी पड़ेगी। तो सब ठीक है, दी जाए, लेकिन अगर ग्रामदान होता है तो गाँव वाले खुद मिल करके ये समस्या हल कर लेंगे, सरकार की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। एक तरह से जो सरकार की सहायता के बिना समाज चले, सरकार पर निर्भरता के बिना समाज चले, इसका एक प्रयोग हो गया। जयप्रकाश जी को भी इसने बहुत आकर्षित किया और 1954 में जो भूदान सम्मेलन हुआ, सर्वोदय सम्मेलन बोधगया में, उसमें जयप्रकाश जी ने जीवन दान की घोषणा कर दी। ये जो काम है समाज को सत्ता से के कब्जे से मुक्ति दिलाने का, इस काम में मैं अपना जीवन लगाता हूँ। जो भूदान मूलक होगा
गांव ग्रामोद्योग मूलक होगा और इस सब से गांव वाले आत्मनिर्भर बनेंगे, समृद्ध होंगे। तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ, फिर आगे।